नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक चुनावी मौसम बना हुआ है, चुनावी फिजा लगी हुई, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह गहरा रहा है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक है? क्या एक नारे ने गठबंधन के बंधन को मजबूरी बना दिया है? क्या एक नारे ने महायुति में डरा डाल दिया है? बटेंगे तो कटेंगे के जिस नारे से बीजेपी ने हरियाणा का किला फतेह किया था, वही नारा महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति के बीच गले की फांस बनता दिख रहा है। महाराष्ट्र के चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे नेक रहेंगे नारे का खूब इस्तेमाल हुआ। महायुति की करीब करीब सभी रैलियों में इसी स्लोगन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अजीत पवार की पार्टी को छोड़कर, एनसीपी को छोड़कर, क्योंकि बीजेपी को भरोसा है कि इस नारे के भरोसे चुनावी नैया पार हो जाएगी। और जैसे जैसे 20 नवंबर की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी के लिए यह नारा मजबूरी का सबब बनता जा रहा है। क्योंकि पहले तो महायुति के अहम घटक एनसीपी अजीत पवार ने नारे को लेकर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि यह यूपी नहीं है, यह महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में ऐसे नारे नहीं चलते हैं। लेकिन अब बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बीजेपी के अंदर भी सवाल उठाए गए। पंकजा मुंडे ने भी कह दिया कि ऐसे नारे की जरूरत ही नहीं है। तो सवाल यही है कि क्या यह नारा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होने की बजाय सिरदर्द बन चुका है? क्या एक नारे से महायुति गठबंधन में पड़ी दरार चुनाव में नुकसान पहुंचा सकती है? क्या अजीत पवार का विरोध सियासी है या फिर उन्हें डर है कि इस नारे से मुस्लिम वोट प्रभावित होगा? इसी मुद्दे पर आज डिबेट करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। जब भी हम बटे हैं तो बटे हैं। मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे के नारे से महाराष्ट्र की सियासत में कितना असर होगा, यह तो 23 नवंबर को नतीजों से साफ होगा। लेकिन योगी के इस नारे से महायुति में घमासान जरूर छिड़ा हुआ है। महायुति को छोड़िए, बीजेपी महाराष्ट्र में भी बटेंगे तो कटेंगे को लेकर एक राय नहीं है। बीजेपी एमएलसी पंकजा मुंडे के साथ कई नेताओं ने इस बयान पर आपत्ति जताई। पंकजा मुंडे ने इस नारे का विरोध करते हुए कहा कि वो इसका सपोर्ट नहीं करती हैं और इसकी महाराष्ट्र में कोई जरूरत नहीं है। पंकजा मुंडे ने कहा कि सच कहूं तो मेरी राजनीति अलग है। मैं सिर्फ इसलिए इसका समर्थन नहीं करूंगी क्योंकि मैं उसी पार्टी से हूं। मेरा मानना है कि हमें सिर्फ विकास पर काम करना चाहिए। एक नेता का काम इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपना बनाना है, इसलिए हमें महाराष्ट्र में इस तरह का कोई मुद्दा लाने की जरूरत नहीं है। पंकजा मुंडे से पहले महायुति में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अजीत पवार भी इस नारे का विरोध कर चुके हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे नारे का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि ये यूपी नहीं है, ये महाराष्ट्र है। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। वैसे विरोध के पीछे अजीत पवार की अपनी सियासी मजबूरी है। इस बार का विधानसभा चुनाव इसी नारे के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। कटेंगे तो बटेंगे में अपनों के विरोध के बाद बीजेपी के नेता भी बैकफुट पर हैं। खुद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि उन्हें इस नारे में कोई खराबी नहीं दिखती है। अजीत पवार इसका मतलब ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारों से पटा पड़ा है।
महायुति का हर नेता हर रैली में इस नारे को जोर शोर से उठा रहा है, लेकिन महायुति के साथ बीजेपी में नारे को लेकर बगावती सुर ने चुनाव से ठीक पहले ये साफ कर दिया है कि नारे को लेकर एकमत नहीं है और इसी को लेकर आपसी मतभेद है। ऐसे में देखना होगा कि 20 नवंबर को होने वाले चुनाव में इस नारे का कितना असर होता है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र की फाइनल तस्वीर साफ हो जाएगी। उसके बाद भी इस नारे की चर्चा जरूर होगी कि आखिर इस नारे का नतीजों पर कितना असर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो डिबेट में सवाल सामने रखते हैं आपके। मेरा पहला सवाल, बटेंगे तो कटेंगे बेरार, महायुति में दरार। आज का दूसरा सवाल यह होगा, नारे पर तकरार महाराष्ट्र में कैसे होगी नैया पार। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, नारे पर बटा गठबंधन क्या साथ रहना अब बंधन है यानी कि मजबूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ राहुल महाजन जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका। इसके अलावा मेहमानों की बात करें तो पंकज मोदी प्रवक्ता बीजेपी, समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार, शिवानंद हुल्यालकर प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी, उदय सोनावणे नेता एनसीपी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन उदय जी, आपसे शुरुआत कर रहे हैं, चूंकि बीजेपी के प्रवक्ता का इंतजार है हमें, इसलिए आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। क्या ये नारा महाराष्ट्र में चुनावी मुसीबत या फिर चुनाव के घड़ी में एक बड़ी मुसीबत का सबब बन चुका है? देखिए, आज ही देवेंद्र फडणवीस साहब का एक स्टेटमेंट आया है इस नारे को लेके, जहां पे उन्होंने क्लियरली ये क्लेरिफाई किया हुआ है कि ये नारा किसी धर्म को बांट नहीं रहा है। इस नारे से वो एक मैसेज देना चाहते थे कि जब जब ये समाज छोटी छोटी जातियों में बटा है, तब लोग कटे हैं और इस समाज का नुकसान हुआ है। मैं नहीं मानता कि इससे कोई महायुति को तकलीफ होगी। मैं नहीं मानता इससे कोई महायुति में दरार आई है। मैं ये नहीं मानता कि महायुति इस नारे की वजह से तकलीफ में आ सकती है। नहीं तो आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या ये इस नारे के साथ एनसीपी खड़ी है? देखिए, जो क्लेरिफिकेशन आज फडणवीस साहब ने दिया है, मैं वापस दोहराता हूं, उन्होंने क्लियर किया है कि उन्होंने ये मैसेज दिया है कि ये नारा जो है, नहीं तो आप भी ऑफिशियली इस बयान को जारी कर दीजिए ना। क्लेरिफिकेशन पर क्यों जा रहे हैं आप? इसी बयान पर आप भी मैदान में उतरिए। देखिए, आप नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये ऐसा लगता है कि आप इस चीज को उस तरह से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, ना कि ये जैसा है। जब एक बार क्लैरिफिकेशन पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है तो हम बार बार इस बात पर बहस क्यों कर रहे हैं? लेकिन उदय सोनावणे जी, अभी थोड़ी देर पहले अजीत दादा पवार का एक इंटरव्यू आया है, जिस इंटरव्यू की एक बाइट अभी हमने पैकेज में चलाई, उसमें उन्होंने कहा, इस बयान के सामने आने के बाद वो इंटरव्यू प्ले हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश नहीं है। अजीत दादा पवार साहब ने उसी इंटरव्यू में यह भी कहा कि उन्होंने अब तक देखा नहीं है कि फडणवीस साहब का इस चीज पर क्या बयान आया हुआ है। जहां तक आप जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हो कि ये दो धर्मों के बीच में ये बयान दिया गया है। नहीं, मैं देखिए, मैं कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपका पक्ष जानना चाह रहा हूं। अगर आप बयान का मतलब समझ गए तो बयान को सपोर्ट भी कर दीजिए, मैं तो बस यही कह रहा हूं। देखिए, हम बयान को ना तो विरोध कर रहे हैं ना तो सपोर्ट कर रहे हैं। बेहतर यही होगा कि बीजेपी ने जो अपना स्टैंड लिया हुआ है जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस बयान को लेकर जो अपनी बात क्लेरिफाई की है, क्यों ना हम उस नैरेटिव के साथ चले। ठीक है, मुझे पंकज मोदी का इंतजार है, जो कि ऑफिशियल प्रवक्ता है बीजेपी के, उनसे रिएक्शन लेंगे इस पर कि उनका क्या स्टेटमेंट है। लेकिन राहुल महाजन जी के पास जा रहा हूं। राहुल महाजन जी, क्या ये नारा, ये स्लोगन जिस पर आज देवेंद्र फडणवीस की सफाई भी सामने आई है, क्या इस क्लैरिफिकेशन के बाद इसका कोई औचित्य बनता नजर आता है? देखिए, देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा वो तो मुझे लगता है वो पहले ही जो है गडकरी साहब कह चुके थे कि ये जो नारा है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये नारा इस बात का प्रतीक है कि दुश्मनों और आतंकवादियों, जो देश के दुश्मन हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ एकजुट होना चाहिए देश को जी। लेकिन क्या सच में जब योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि कटेंगे तो बटेंगे, जब उन्होंने ये नारा दिया, तो क्या वो किस संदर्भ में था या वो किस ओर इशारा कर रहे थे, ये वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। अब दूसरा, अगर मैं उसको और आगे लेके जाऊं तो बीजेपी के कई नेताओं ने उसके बाद इस नारे का इस्तेमाल किया है और अलग अलग जगह पर इसका इस्तेमाल किया, और जो छोटे नेता बीजेपी के जो हैं कई जगह पर,
उन्होंने क्लियरली इसको जो है हिंदुओं के एकजुट होने की संदर्भ में बोला है कि हिंदू जो हैं उनको एकजुट होना होगा। और कई, ऐसा नहीं कि एक ने, कई नेताओं ने ऐसा बोला। तो ऐसे में अगर ये माना जाए कि ये हिंदुओं के एकजुट होने का आह्वान है, तो फिर बात जो है, फिर अजीत पवार जो हैं उनको साफ करना पड़ेगा। अगर उनके प्रवक्ता यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो है उनके हिसाब से जो फडणवीस साहब जो हैं उन्होंने जो कहा है वो नारे का मतलब है, तो उनको फिर उनके साथ खड़ा हो जाना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि सही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बात के खिलाफ तो नहीं हो सकता ना कि जो देश के दुश्मन हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके खिलाफ नहीं खड़ा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से फिर उनको जो है बीजेपी के साथ खड़े होकर कहना चाहिए कि हाँ, यही नारा है जिस पर चुनाव लड़ा जाएगा। मैं समीर चौगांवकर जी के पास जा रहा हूं उनका टेक जानने के लिए, उसके बाद बाकी मेहमानों को रुक करूंगा। समीर चौगांवकर जी, आपको क्या लग रहा है, क्या महायुति में कोई प्रॉब्लम है इस नारे को लेकर? देखिए, अजित पवार अगर ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अजित पवार की तो राजनीति पूरे समय शरद पवार के साथ रही है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के रहे हैं, शरद पवार के भतीजे रहे हैं। तो कांग्रेस की संस्कृति में पले बड़े अजित पवार तो उसका विरोध करेंगे। अगर अजित पवार इसका साथ देंगे तो नवाब मलिक को टिकट कैसे देंगे? नवाब मलिक को टिकट दिया है ना, नवाब मलिक के बेटे को टिकट दिया है। अजित पवार ने कहा था कि 10% टिकट में मुस्लिम उम्मीदवारों को दूंगा। तो अजित पवार की राजनीतिक मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर और एकनाथ शिंदे का वोटर तो अजित पवार को मतदान करेगा नहीं। अजित पवार को तो वही वोटर करेगा जो शरद पवार का राष्ट्रवादी कांग्रेस का वोटर रहा होगा। अगर वो इस नारे का समर्थन करते तो ना उन्हें भारतीय जनता पार्टी का वोटर मिलता, न शरद पवार का वोटर मिलता। तो इसका विरोध करके ही वो अपनी राजनीति कर सकते हैं, अजित पवार जानते हैं। और अजित पवार वैसे भी जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो इस गठबंधन में वो जानते हैं कि वो हिंदुत्व की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की रही है, उसके साथ वो बहुत लंबे नहीं चल सकते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम विरोध के बाद भी नवाब मलिक को उन्होंने टिकट दिया, नवाब मलिक के लिए उन्होंने प्रचार किया। और जिस तरीके से अजित पवार और शरद पवार की राजनीति रही है, भविष्य की राजनीति का यह संकेत है कि चुनाव के बाद मैं कहीं भी जा सकता हूं। मैंने नवाब मलिक को आपकी इच्छा के खिलाफ टिकट दिया है। आप एक रहेंगे तो आप अगर कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो इसका मैं विरोध कर रहा हूं। मतलब 23 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसके बाद मैं अपनी राजनीति की नई लकीर खींचने के लिए स्वतंत्र हो सकता हूं। तो वो गठबंधन ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एक इशारा भी, कल भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे। देवेंद्र, अगर फिर हम बातें ऐसे कहेंगे तो फिर हमें याद करना चाहिए कि जब अजीत पवार साहब ने इस नारे का विरोध किया था, तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस साहब का क्या बयान आया था? उन्होंने कहा था कि जो अजीत पवार साहब हैं वो इससे पहले ऐसे गठबंधनों में रहे हैं जिन्होंने जो हिंदू विरोधियों का साथ उन्होंने दिया इससे पहले। तो फिर फडणवीस साहब ने ये कहा था कि भाई अजीत पवार उन लोगों के साथ रहे हैं जो कि हिंदू विरोधी हैं। तो वो फिर उस बयान को भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं ये बहुत साफ हैं इस वक्त कि अजीत पवार जो है इस नारे के हरगिज साथ नहीं आ सकते। उनका जो वोट बैंक है वो इस नारे को कभी नहीं मानेगा। और दूसरी ओर अब तो बीजेपी के भीतर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीपी ऐसा अलाई है जो कि इसकी ओर आवाज़ उठा रहा है। अगर आप देखें तो बिहार में जेडीयू के नेता हैं गुलाम गौस, उन्होंने इस नारे का विरोध किया है। उसके बाद अगर आप बात करें, जयंत चौधरी से सवाल पूछा गया कि भाई इस नारे पर उनका क्या कहना है, वो जो है बिना बोले कहे कि नहीं इस पे जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है उनका अपना वो जो है टेक है, और वो उसको छोड़ के चले गए। तो जहां तक एनडीए के भीतर अलाइज है उनके भी आवाजें आ रही है। आपने खुद ही बताया कि पंकजा मुंडे ने किस तरह से कहा, अशोक चौहान ने किस तरह से कहा, बिल्कुल। तो आवाजें अंदर से भी उठ रही। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे चुनावी तारीख करीब आ रहा है, मैं इस पर समीर सर आपका एक टेक लूं, उसके बाद मैं संजय जी और बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं, शिवानंद जी का रुख कर रहा हूं। समीर जी। बिल्कुल, देखिए राहुल जी ने जो बताया वो बिल्कुल ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस तरह के विरोध के इस बार दूसरे पंकजा मुंडे ने इसका विरोध किया है, अशोक चौहान ने किया है। हालांकि अशोक चौहान तो कांग्रेस से आए, राज्यसभा में है, लेकिन कांग्रेस पृष्ठभूमि के आए हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि 2024 का जो लोकसभा परिणाम आया था उसमें जिस तरीके से जातिगत वोट उनके खिलाफ चले गए थे और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर आकर टिक गई थी। देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से आते हैं, विदर्भ में वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की जो है वो उसका एक बड़ा आधार है। वहां कुंडियों का आधार है, वहां तेली समाज का आधार है, वहां अन्य दलित समुदाय का आधार है, और वहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान लोकसभा में उठा था। देवेंद्र फडणवीस बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं और बताना चाहते हैं कि अगर ऐसी जाति पर अगर बढ़ते रहेंगे तो फिर लोकसभा का जो चुनाव परिणाम आया था वही विधानसभा में आने वाला है। तो दरअसल वोट का बंटवारा ना हो,
पूरे हिंदुत्व की छतरी में सारे जाति के लोग इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, यही एक इशारा योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है। और जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जहां कि एक रहेंगे तो तक आप सेफ लोगों रहेंगे। के जवाब को दर्शक समझ पा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये पूरा मामला वोट बैंक से जुड़ा हुआ है और वोट बैंक शिफ्ट ना हो जाए, इसलिए हर दल अपने हिसाब से कोशिश कर रहा है, अपने आप को सेक्युलर दिखाने की कोशिश कर रहा है। सीधा जा रहे हैं शिवानंद जी के पास। शिवानंद जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, उनको पता नहीं है कटेंगे तो बटेंगे। हम बोलते हैं कि इसको ये लोग लुटेंगे और हटाएंगे, यहाँ का भ्रष्ट सरकार हम हटा के छोड़ेंगे। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जीतने जा रहे, बहुत अच्छा माहौल है। या आपस में ही पंकजा मुंडे ने योगी आदित्यनाथ का विरोध किया, अशोक चौहान जी ने विरोध किया, बिहार में देखिए गुलाब जी ने विरोध किया, उसके बाद अजित दादा पवार ने तो अलग ही बोला, ये यूपी नहीं है, ये महाराष्ट्र है। ये आपस में ही इनका सब लफड़ा 50 लफड़ा, ये लफड़े में 100% हमको फायदा होगा। और आपस में ही ये लोग, देखो देवेंद्र फडणवीस जी बोलते हैं नवाब मलिक जो है दाऊद इब्राहिम का आदमी है और हम प्रचार को नहीं जाएंगे। इधर महायुति में अजित पवार को लेके बैठे हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी के साथ पुणे में जो सभा हुआ, नरेंद्र मोदी साहब के बगल में अजित पवार बैठे थे। उसके बाद अमित शाह के बगल में एकनाथ शिंदे जी बैठे थे। इनका क्या आपस में इनका ठीक नहीं है। इनको काम और विकास की बात नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, बेकारी बढ़ गया है। यहाँ का उद्योग धंधे सब टाटा हो या वेदांता हो, ये सब गुजरात जा रहे हैं। यहाँ बेकारी चरम पर्स पर है, युवा को काम नहीं है। लेकिन शिवानंद जी, ये मुद्दे तो हरियाणा में भी थे, लेकिन हरियाणा के चुनाव में ही ये नारा निकला था और हरियाणा की सत्ता आपके मुंह तक आते आते रह गई इसी नारे के बाद से। ये मानते हैं आज भी कई राजनीतिक विश्लेषक। इधर सुनिए, आरएसएस बीजेपी का हमेशा इनका कूट राजनीति है, हिंदू मुस्लिम करवाना, कुछ अलग दहशत ये करना। नितिन गडकरी बोलते हैं ऐसा नहीं है, योगी आदित्यनाथ ऐसे बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं हम एक साथ रहना चाहिए। ये क्या चल रहे हैं? अरे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहे। अरे विकास की बात करो। महाराष्ट्र के बारे में क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज शाहू फुले अंबेडकर महाराष्ट्र में ये क्या बोल रहे हैं? हटेंगे तो बटेंगे, कटेंगे, ये क्या है? ये गुंडागर्दी है। लेकिन आपकी अलायंस शिवसेना भी तो हिंदुत्ववादी राजनीति करती है, आपने जिसके साथ पार्टनरशिप किया हुआ है। देखिए, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जी, हम 200 के ऊपर जीतने जा रहे। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आप जो बता रहे आने जब लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें सब समाज के मतदान हुआ है, वोटिंग हुआ है जी। कोई मैं भी एक हिंदू हूँ। हिंदू के मतलब ये नहीं है। अगर बीजेपी जिस तरह से कटेंगे तो बटेंगे, योगी आदित्यनाथ यूपी में लोकसभा में हार गए हैं, इतना नहीं है, उनको पता है, उनको हटाने का ताकत। चलिए, वैसे भी बाई इलेक्शन तो हो ही रहे, पता चल जाएगा बाई इलेक्शन यहाँ भी हो रहे हैं।